प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझते हुए देश और दुनिया को 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। आपको याद होगा, मार्च 2020 में भारत में यह संक्रमण पहली बार केरल में सामने आया था, जब 3 लोगों के संक्रमित होने का पता चला था। कोरोना ने तब से जिस रूप में देश और दुनिया में अपने पांव पसारे, उससे विश्व भर में दहशत का माहौल बन गया। तमाम अटकलों और अनुमानों के बीच कोरोना अपने पांव पसारता गया, लोगों को लीलता गया, लेकिन फिर भी दुनिया जूझती रही। एक दूसरे का सहारा बन हम इस महामारी से निजात पाने की जद्दोजहद करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और एक समय तो ऐसा लगा कि हम कोरोना को मात दे चुके हैं। हम धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने भी लगे थे। बहुत से लोग तो भूलने लगे थे कि कभी कोरोना का अस्तित्व भी था, और इसीलिए जो सावधानियां ली जानी जरूरी थीं, जिनको अपनाए रहना जरूरी था, उसको लेकर भी हम धीरे धीरे लापरवाह होते चले गए। शायद हम उकताने लगे थे सामाजिक दूरियों से, मास्क से, ये बार बार की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन से। वर्ष 2020 के आखिर में और 2021 जनवरी माह के बीच, जब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर रोज लगभग 12 से 14 हजार के बीच पहुंच गई, तो हमें लगा कि अब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रित है। लेकिन बस यहीं चूक हो गई, और ये चूक बहुत भारी पड़ी। कोविड-19 की दूसरी लहर ने नए सिरे से मानवता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। और ये लहर भी नहीं है, बल्कि एक सुनामी है, एक तूफान है, जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। शायद यही वजह है कि बीते 25 अप्रैल को अपने मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें हमसे साझा की, वो सब इसी कोविड-19 के इर्द गिर्द थीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों, या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बीते लगभग 1.5 साल में दुनिया भर में 15 करोड़ से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और साथ ही लगभग 32 लाख व्यक्ति इस कोविड-19 के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे संतोष की बात ये भी है कि अब तक दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ व्यक्ति इस वायरस को मात देकर इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। अगर हम भारत की बात करें तो देश में अब तक कुल संक्रमित हुए व्यक्तियों की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जिसमें 1.5 करोड़ पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। भारत में 2 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना के हाथों अपनी जान गंवाई है। इन सब बातों ने हमारे अंदर एक डर पैदा कर दिया है, डर किसी अनहोनी का। हम सभी एक संशय में जी रहे हैं लगातार। ये बात भी दरअसल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर रही है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम सही सोर्स से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुरूप अपनी रणनीति या कार्यनीति तैयार करें। कोविड-19 के दूसरे वेव को लेकर हमने बात की है एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। इस संक्रमण के पहले दौर की जरूरतें या सावधानियां जो भी थीं, क्या वो आज इस नए वेव या नई लहर में भी पर्याप्त हैं, या हमें कुछ और करने की जरूरत है? कई टाइम से लोग रिसर्चर्स कह रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से तो कह ही रहे हैं कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है,
लेकिन एरोसॉल इन्फेक्शन भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वायरस के जो पार्टिकल्स है, जो वायरस जो आगे खांसने से या बोलने से या छींकने से हवा में आता है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं, और वो ड्रॉपलेट हैं तो एकदम ज़मीन पे या किसी सरफेस पे ड्रॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं और हवा में ज़्यादा देर नहीं रहते। इसलिए हम पहले कहते थे कि 2 गज की दूरी रखो। जो अभी आपके सरफेसेस हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी की साइड्स हो, उनको अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा वो एरोसॉल भी है, कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो छोटे लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी हवा में आ जाते हैं, और वो हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं, एकदम नीचे नहीं गिरते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो खांसता है, तो खांसने पे कुछ हद तक उसके वायरस के पार्टिकल्स हवा में रहेंगे, और अगर वो उस कमरे से बाहर भी चले जाए और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। दोनों आपस में दोनों का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वायरस कुछ देर तक हवा में रह सकता है, तो अगर उस दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक से मास्क नहीं डाला हुआ हो और उसको लगे कि मैं अब अकेला ही इस कमरे में हूं तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो हम पहले सावधानियां बरतते थे, क्या अब कुछ और अतिरिक्त या अधिक करने की भी जरूरत है? अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं, जहाँ पे आप ही अकेले रहते हैं या घर का और सदस्य नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, घर ऑफिस में हो या घर के अंदर हो, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अपनी खिड़कियां खुली रखें, दरवाजे खुली रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। डॉक्टर साहब, कोरोना से बचाव में मास्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार रहा है और है। पिछले साल संक्रमण शुरू हुआ था तो लोग घबराहट में N95 मास्क ढूंढने लगे थे। फिर कहा गया कि N95 मास्क की जरूरत नहीं है, आप कपड़े से बना सामान्य मास्क पहने, वो भी आपको पूरी सुरक्षा देगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो इस नए कोरोना म्यूटेंट से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। सच्चाई क्या है और हमें क्या करना चाहिए? कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज कर रहे हैं जैसे डॉक्टर यूज करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। और लेकिन ये जरूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले मन की बात में यानी 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर शशांक से बात की थी। डॉक्टर शशांक, जो कि इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के डीन रह चुके हैं, उस बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं डॉक्टर शशांक ने हम सबको दी थी। और प्रधानमंत्री महोदय का संभवतः आशय भी यही था कि ऐसी जानकारियों से और ऐसी प्रामाणिक जानकारियों से हम बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के इस कोरोना महामारी का मुकाबला करें और इस पर जीत भी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी का डॉक्टर शशांक से जो बातचीत का अंश है, आइए उसे भी सुनते हैं। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है? धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है, ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है, इसमें वैद्य की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं, और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है, हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड, और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है, तो वैद्य की अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है, जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है, जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है, और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है, और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है, और ये 5 ही दिन लेनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे, और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयाँ देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सलाह से लेना बहुत जरूरी है, और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है, और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे हैं सर। दोस्तों, कोरोना की वजह से यूं महसूस हो रहा है जैसे जिंदगी का हर कदम आज एक नई जंग है, एक नई लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में हमारे पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो हमारी समझ, हमारी नॉलेज, सही नॉलेज, जो हमें पूरी समझदारी के साथ इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती हो और हमारा हौसला भी बनाए रखती हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 से जुड़े जो तमाम नई नई चीज़ें निकल कर आई हैं, उसके बारे में जो चर्चाएं हैं, उसको लेकर संशय हैं, डर है, या उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, उस पर हम अलग अलग डॉक्टर्स से बात करें, चाहे वो आयुर्वेद के हों या एलोपैथ के हों, या जिस रूप में भी वो हमें मजबूती दे सकते हैं, हमें ढाढ़स बधा सकते हैं या हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल समय है एक गीत का, और ये गीत शायद आज की तारीख में, आज के समय में हमारी जो चुनौती, हमारी जो लड़ाई है, शायद उसी को बड़े सकारात्मक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। आइए सुनते हैं इस गीत को, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, और अगर इससे कहीं कुछ हौसला बढ़ सके, प्रेरणा मिल सके, ताकत मिल सके तो ज़रूर हासिल कीजिएगा।
श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और मैं हूं आपके साथ जैनेन्द्र। आज इस कार्यक्रम में हम कोरोना को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, इसके अलग अलग पहलुओं पर। हमने सावधानियों की भी बात की, लेकिन ये सब करते हुए भी अगर हम संक्रमित हो जाते हैं फिर हम क्या करें? ये एक गंभीर प्रश्न हम सबके सामने होता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, साथ ही कोविड-19 से जुड़ी जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है उसके भी सदस्य हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या करना चाहिए हमें। कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि 85% से ज्यादा जो लोग हैं जिनको कोविड-19 हुआ है उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने शुरू में कहा, लक्षण होते हैं जुकाम, नजला, गले में खराश, बुखार। ये कुछ दिन रहते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार की दवाई ले ली, जुकाम नजले की दवाई ले ली, खांसी की कुछ दवाई ले ली, घरेलू नुस्खे कर लिए, उसी से ठीक हो जाएंगे। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 15% ऐसे लोग हैं जिनमें ये जो वायरस है वो फेफड़े में भी चले जाता है और थोड़ा और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। और लगभग 2 या 3%, 5% से कम लोगों को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज तो ये कि आपको अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो एकदम घबराना नहीं और एकदम हॉस्पिटल में की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आपको अपने आप को घर में मॉनिटर करना जरूरी है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह पूरी तरह से लें। कुछ हद तक दवाई भी उनसे लें जो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ कुछ दवाई दी जाती है। एक एंटीवायरल ड्रग है फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन भी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसमें कोई डेटा ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि ये दवाई बहुत असर करती है और ये जरूरी नहीं कि आपको ये दवाई लेना ही चाहिए। कई डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपना जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ही लेना चाहिए। साथ में आप अपने आप को मॉनिटर करें, अपना बुखार देखें। आजकल हर जगह ऑक्सीमीटर अवेलेबल है। एक छोटी सी डिवाइस आता है जो आपने उंगली पे लगा सकते हैं और अपना ऑक्सीजन देख सकते हैं कि खून में ऑक्सीजन कितना है, कितना % है, आपकी पल्स कितनी है, उसको मॉनिटर करें। और अगर आपकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन उसमें आ रही है वो 94 से ज्यादा है और आपको तेज बुखार नहीं है और कोई ऐसे घबराने वाले लक्षण नहीं है, तो आप अपना घर पे ही आराम से इलाज कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, हेल्थ केयर फैसिलिटी से संपर्क करें। कई राज्यों ने और देश में हेल्पलाइन बने हुए हैं जहां पे आपको वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी कहा और आमतौर पर आजकल यही सलाह दी जाती है कि पॉजिटिव आने के बाद भी अगर कोई बहुत गंभीर बात नहीं है तो होम आइसोलेशन में रहना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ तक कि पेशेंट्स या मरीज़ खुद इस बात को चाहता है कि वो घर में ही रहे, उसको एक इमोशनल सपोर्ट भी वहाँ मिलती है। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या वो इतनी बेहतर तरीके से घर में अपनी देखभाल कर सकता है या वो सावधानियाँ बरत सकता है जिसकी वजह से दूसरे इन्फेक्टेड ना हो। अब इसकी एसओपीज क्या हैं, थोड़ा ये जरूर बताएं। घर में आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, उसके भी गाइडलाइंस है कि आपको कैसे आइसोलेट करना है जिससे आपसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो। घर के अंदर रहें, अच्छी वेंटिलेशन हो, अटैच टॉयलेट होना चाहिए और खाने के बर्तन है उसको अलग रखना है। कैसे अपने आपको सैनिटाइज करना है और मास्क लगा के रखना है, वो सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी हैं, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी और कई इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे भी हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे पेशेंट्स की, ऐसे मरीजों की है या ऐसे संक्रमित व्यक्तियों की है जो घर में ही रहते हुए
होम आइसोलेशन में पूरी तरह ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, रिकवरी हो गई उनकी, और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कुछ केसेस में भले कम हो, लेकिन फिर भी हर जिंदगी, हर जीवन जो है बहुत कीमती है। तो ऐसे में अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि घर में चीज़ें संभल नहीं रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को एडमिट कराना ही पड़ेगा। तो कब हम ये समझ लें कि अब पेशेंट को होम आइसोलेशन से निकालकर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत है? अगर आपका बुखार एकदम बढ़ने लगता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, या आपकी सैचुरेशन 93 या उससे कम होने लगती है, जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं उंगली में वो कम होने लगती है, या आपको और कोई ऐसे लक्षण होते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, एकदम सांस की गति बढ़ गई है, या सुस्ती हो रही है, आप ड्राउजी ज्यादा हो रही है, मतलब आप उठ नहीं पा रहे, बहुत कमजोरी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और अगर ऐसे कुछ लक्षण है, और यूजली ये लक्षण 5 से 7 दिन बाद ही आते हैं, तो आप उन 15% में हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है और एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सब लोगों को एकदम हॉस्पिटल में बेड ढूंढने की जरूरत नहीं है, एकदम ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखने की जरूरत नहीं है, एकदम दवाइयों की जरूरत नहीं है। हमारे देश में वैसे हो रहा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि पहले दिन ही हम रेमडेसिविर वाली दवाई लगा लें, पहले दिन ही हम स्टेरॉइड्स ले लें, इससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो इस बीमारी का इलाज है वो हर एक स्टेज में अलग है, और दवाइयां जो है उसका टाइमिंग अलग है। हर लोगों को ये दवाइयां शुरू में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बीमारी बढ़ के मॉडरेट टू सिवियर होती है तभी ज्यादातर दवाई लेने की जरूरत है। मामूली दवाई जो 85% से ज्यादा लोगों में है, उसमें बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को घर पे मॉनिटर करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण दवाइयों की भी कमी जो है वो हो रही है, क्योंकि लोग जब उनकी जरूरत नहीं है तो दवाइयां रख रहे हैं घर पे या लगा रहे हैं, और ऑक्सीजन भी जब जरूरत नहीं है, अगर आपकी सैचुरेशन ऑक्सीजन जो है वो 94-95 है, उसमें ऑक्सीजन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप मेरी सैचुरेशन 94-95 है तो मैं उसको 98-99 कर लूं। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो खून में है, उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ेगा अगर हम सैचुरेशन बढ़ाएं भी, क्योंकि तब जो ऑक्सीजन का कर्व है, जो हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो फ्लैट है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैचुरेशन आप अपनी ठीक रखें। दूसरा, मैं सिर्फ एक और राइडर कहना चाहूंगा कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको मान लो हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, और उनमें अगर डायबिटीज है या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और कभी कभी क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, या शुगर एकदम बढ़ गई या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उनको उस कारणवश भी एडमिट करना पड़ता है। तो यही दो कैटेगरीज हैं, एक तो जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसके कारण कोविड-19 ज्यादा सीरियस हो सकता है, इन लोगों को ही एडमिट करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी मात्रा ओवरऑल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। दोस्तों, डॉक्टर गुलेरिया शरीर में ऑक्सीजन की लेवल को लेकर बात कर रहे थे। ये तो स्पष्ट है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है शरीर में ऑक्सीजन का लेवल। दरअसल ये देखा जा रहा है कि इस कोरोना संक्रमण में सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारे फेफड़े पर, हमारे लंग्स पर पड़ रहा है। नतीजा होता है शरीर को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन न मिलना, और पेशेंट तभी खतरे में पड़ जाता है। क्या एक्सरसाइज से, खासतौर पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, सांसों के अभ्यास से हम इस खतरे को कम कर सकते हैं, या फिर ऐसे खतरे से बच सकते हैं? इस बारे में हमने जयपुर के एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास माथुर से बात की। कोरोना के साथ में जो हमें पता है कि अराउंड 70 से 90% लोगों को तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ 10 से 12% लोग ऐसे भी हैं जिनके कि लंग्स में भी असर पड़ता है। और क्योंकि कोरोना के साथ में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट का हमें पता ही है, तो इन एक्सरसाइजेस को आई थिंक करने से हम काफ़ी हद तक लंग्स पे होने वाली तकलीफ़ों को बचा सकते हैं। तो आज जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हम उनको रखेंगे सीमित उन लोगों के लिए जिनको कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, या जो सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट्स हैं, जो कि इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं, और इसको फॉलो करने से काफ़ी हद तक अपने लंग्स की समस्याओं को कम कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए कोरोना के अंदर, मतलब ऑक्सीजनेशन कम नहीं होना चाहिए और लंग फंक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए इन एक्सरसाइजेस का रोल बहुत बढ़ जाता है। जो एक्सरसाइजेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही आसान हैं, जो कि हम घर पे भी अगर आइसोलेशन में हैं तो भी हम कर सकते हैं, या क्वारंटाइन है तो भी हम कर सकते हैं, और बहुत इजीली हम इसको घर पे ही कर सकते हैं, जिनके हाथ में कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है।
इन एक्सरसाइज से हमें फ़ायदा यही होने वाला है कि हम अपने सैचुरेशन लेवल को और ऑक्सीजनेशन को जो है बॉडी में मेंटेन कर पाएंगे और लंग फंक्शन को रीस्टोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इजीली घर पे कर सकते हैं हम, वो है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक गहरी सांस भरनी है और छोड़ते समय हमारे मुंह को इस तरह से करना है जैसे कि हम सांस छोड़ रहे हों और जैसे सीटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया कि हमने एक गहरी सांस भरी और फिर मुंह को एक पाउट पोजीशन में, जिसे हम कहते हैं, करके और सांस छोड़ा, जिससे क्या है कि सांस कुछ ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में रही और फेफड़ों को गहराई तक फुलाया और जो निचले हिस्से हैं फेफड़ों के वो भी फूल पाएंगे इस एक्सरसाइज से। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप 3 बार से 5 बार रिपीट कर सकते हैं एक बार करते समय, और दिन में 3 बार कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप घर में हैं और आपके पास एक बलून है, एक बलून को लेके भी कर सकते हैं। तो एक बार बलून को फुलाइए, फिर रुकिए, फिर एक गहरी सांस भरिए, फिर से उस बलून को फुलाइए, फिर एक गहरी सांस भरिए, फिर उस बलून को फुलाइए, एक गहरी सांस भरिए और छोड़िए। तो इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि जो हमारे लंग हैं उनको अगर लंग्स अफेक्ट हो जाएं तो सोने के तरीके से भी बहुत असर पड़ता है। जिन पेशेंट्स के लंग अफेक्ट होते हैं या जिनको मान लीजिए माइल्ड सिम्टम्स हैं, हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो अपने सोने के तरीके में कुछ बदलाव करें और उससे भी लंग फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम बेली स्लीपिंग भी कहते हैं, टमी स्लीपिंग भी कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में तकियों को कुछ इस तरह से अरेंज करिए या फिर सिंपली कहें तो अपन उल्टा लेट जाएं अगर बिस्तर के ऊपर। वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि हम अपने लंग फंक्शन को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लंग्स का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो उल्टा लेटने से लंग के फंक्शन में फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए उल्टा लेटना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। प्लस जिनका सैचुरेशन अगर मेंटेन है, बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स हैं और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, उनको एक अगली रिकमेंडेशन हमारी वो ये है कि वो रूम के अंदर ही अपने जहाँ पे वो आइसोलेटेड हैं 10 से 12 मिनट वॉक कर सकते हैं, बिकॉज वॉकिंग से भी हम अपने लंग्स की एक्सरसाइज होती है। तो अगर वो वॉकिंग एक बार में 10 से 15 मिनट नॉर्मल पेस के ऊपर आराम से वॉकिंग करें और दिन में 3 से 4 बार उसको रिपीट करें, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि हम लंग्स को एक्सपैंड कर सकें और उनके फंक्शन को मेंटेन कर सकें। ये एक्सरसाइजेज अगर आप करते रहेंगे तो आपके लंग के फंक्शन भी मेंटेन रहेंगे, आपकी ब्रीदिंग मेंटेन रहेगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन रहेगी, सैचुरेशन मेंटेन रहेगा और बहुत हद तक आप बहुत ही जल्दी अपनी समस्याओं से और जो लंग पे होने वाली डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे रिकवर कर सकेंगे। वैसे डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभ्यास आपने बताए हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपने बताई हैं, वो हमें कितना करना चाहिए या कितनी बार करना चाहिए हर रोज़? जब आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने आप को थकाना नहीं है। इन एक्सरसाइजेस को हमें निश्चित समय पर करना है, दिन में 3 से 4 बार, और इनके रिपीटेशन को 3 से 5 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में 3 से 4 बार हमें इसको रिपीट करना है ना काम की बात। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना ही लेना चाहिए, हमेशा के लिए, परमानेंटली। क्योंकि ये एक्सरसाइज, जैसे आप योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें भी ब्रीदिंग के माध्यम से जो भी आपके शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, उससे आपके लंग्स को, आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को बहुत लाभ मिलता है। और थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उसको हमें ज़रूर जगह देनी चाहिए, तभी तो हम इन अंधेरों से दूर हो पाएंगे, अंधेरों से अपनों को दूर रख पाएंगे और अपने को भी दूर रख पाएंगे। उदासी के दिनों से अगर मुक्ति पानी है तो कुछ तो जतन करना ही होगा। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख
यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम, घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम, घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जैनेंद्र के साथ। आज के इस कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड के जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं। कोरोना के शुरुआती लक्षणों में एक प्रमुख लक्षण है बुखार का आना, फीवर। लेकिन क्या तापमान बढ़ने या फीवर होने से ही हम मान लें कि हमें कोरोना का संक्रमण हो गया है? हम में से बहुत सारे लोग तो फीवर का नाम सुनते ही टेंशन में आ जाते हैं। पर हम ये कैसे जानें कि ये बुखार कोरोना संक्रमण के ही लक्षण हैं? आइए डॉक्टर राहिल चौधरी से इस बारे में कुछ जानते हैं। वेल ऑफ कोर्स, अगर आपको फीवर चढ़ रहा है 3 दिन से और कंट्रोल में नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको टेस्ट कराना है। लेकिन आप ये आज की डेट में मान लीजिए कि आपको कोविड की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो रिजल्ट्स का वेट हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर 3 दिन से फीवर आ रहा है आपको आज की डेट में, आप ये मान लो कोरोना की इन्फेक्शन हो गई है। टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छी बात है, करा लो। नहीं अवेलेबल टेस्ट फैसिलिटी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये मान लो कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है और अब इसका इलाज शुरू करो। अच्छा, टेस्टिंग में भी जो RT-PCR वाला टेस्ट है उसको हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। हो सके तो RT-PCR वाला टेस्ट कराइए, नहीं हो रहा तो रैपिड एंटीजन करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको ये भी समझना है कि मान लो आपने RT-PCR या ये कोविड का टेस्ट कराया, आपको 3 दिन से फीवर चल रहा था और टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव ही हैं। ये RT-PCR टेस्ट की भी एक एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेट नहीं है ये टेस्ट। इसमें फॉल्स नेगेटिव्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में इन्फेक्शन हो लेकिन आपने टेस्ट कराया और टेस्ट पकड़ नहीं पाया आपकी इन्फेक्शन। तो अगर फीवर आ रहा है, स्पेशली इस टाइम पे जिस टाइम इतना ज़्यादा फैला हुआ है पेंडेमिक ये कोविड का, आप ये मान के चलिए आपको कोविड हो गया है और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करिए। अब सबसे पहले जब आप कोविड पॉजिटिव होते हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लो। कमरे से बाहर निकलना है तो मोटा सा मास्क पहन के निकलना है, एक मास्क के ऊपर 2 पहन लो, लेकिन अपने आप को कमरे के अंदर आइसोलेट कर दो और बाकी घर में जो भी रहते हैं उनका टेस्ट कराओ।
अब अगर सारे घर में पॉजिटिव हो गए तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। आप सारे, हाँ ऑफ कोर्स घर के अंदर रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना, लेकिन आप सारे घर में इकट्ठे बैठ सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिन में 4 बार अपना फीवर टेस्ट करो। फीवर 100 से ऊपर होता है, एक पैरासीटामोल की गोली खा लो। पैरासीटामोल की गोली कितनी खा सकते हो? दिन में 4 बार खा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के घर पे रख लो। पल्स ऑक्सीमीटर किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। इसको आप अपनी उंगली पे लगाते हो और ये बताता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। दिन में 4 बार टेस्ट करो। अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। घर पे रहो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, खाने में ऐसी कोई मेजर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे फ्लूइड्स लो, नींबू पानी, नारियल पानी, आइस टी, पानी, अपना ORS सोल्यूशन, बहुत सारे फ्लूइड्स लो। बस फ्लूइड्स लेते रहो, पैरासीटामोल की गोली खाते रहो, बुखार कंट्रोल में रखो और अपना मॉनिटर करते रहो, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, बाकी लोग जिनकी ऑलरेडी दवाइयां चल रही हैं, मान लीजिए बीपी की दवाई चल रही है, डायबिटीज की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, कोई और किसी तरह की दवाई चल रही है, उनको आप कंटिन्यूअस खाते रहे, उनको नहीं रोकना है। जो आपको अलग दवाइयां खानी है इन प्रॉब्लम के लिए वो तो खाइए, लेकिन जो पुरानी दवाइयां चल रही हैं उनको रोकना नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि होम आइसोलेशन का समय सामान्यतः 14 से 21 दिन के बीच का होता है, पर इसमें भी सबसे क्रिटिकल डेज कौन से होते हैं जब हमें विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है? सबसे क्रिटिकल टाइम जो है वो होता है 5वां दिन से लेके 7वां या 8वां दिन तक। ये 3-4 दिन का टाइम जो है ये बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। तो अब अगर मान लीजिए जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था कि 94 से सैचुरेशन कम हो या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो आप हॉस्पिटल चले जाइए और उसके बाद सब कुछ हॉस्पिटल पे छोड़ दीजिए। कब उनको डिस्चार्ज करना है, कब उनको रिपीट टेस्टिंग करनी है, कब उनको आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है, हॉस्पिटल पे छोड़ दीजिए। दोस्तों, सच बात है, मुश्किल हालात हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन रास्ता भी तो आखिर हमें ही बनाना है, कोशिश हमें ही करनी है। और अगर हम मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर कोशिश करते हैं तो उससे दूसरों को भी बहुत बल मिलता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी गुम मत होने दीजिए। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की
के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। दोस्तों, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जो कि जाने माने आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, एमडी हैं और दिल्ली में सर गंगा राम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। कोरोना के दौर में आयुर्वेद किस रूप में हमारी मदद कर सकता है, या हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, उसको बूस्ट करने में, उसको बढ़ाने में क्या भूमिका हो सकती है? हमारे खान पान की, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं पारंपरिक रूप से, जो हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इन चीज़ों को जानना। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जानते भी होंगे, आप करते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक विशेषज्ञ के माध्यम से जब ये जानकारियाँ हम तक पहुँचती हैं तो और बड़े स्तर पर हम सबको लाभ भी मिलता है, और अगर कोई मन में संशय है तो वो भी दूर हो जाता है। तो आइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से ही पहले हम इस बारे में ही बात करें कि आयुर्वेद के माध्यम से शरीर में इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाहूंगा कि दो चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जो बहुत जरूरी भी हैं। उसमें नंबर 1 पे है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करनी है। नंबर 2 पे बार बार हाथ धोएं, यानी कि हाइजीन की बात की जा रही है, ये भी बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे जो मैं चाहता हूं कि इस इम्यूनिटी, जो आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसको जो है इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो इससे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, और वहीं ही मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। कि हम इटली का एग्जाम्पल लें, स्पेन का एग्जाम्पल लें, तो वहां पर भी हमने देखा जो उम्र दराज लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो इन्फेक्टेड हुए और बाद में मोर्टेलिटी विद डेथ्स भी वहीं पे हुई है। जो युवा है वो इससे इतना प्रभावित नहीं हो रहा है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, या कोई भी क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ पे मोर्टेलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इम्यूनिटी जो है उसका जो है बहुत वाइटल रोल जो है इस कोरोना को कंट्रोल करने में होगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आयुर्वेद जैसा एक विज्ञान है। देखिए, जो ये कहा जाता है कि ये रिसर्च चाहिए, तो हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले रिसर्च हो चुकी है। हम लोग जो है, जब हम ये बोल रहे हैं, क्लिनिशियन सभी ये बोल रहे हैं कि ये कोरोना का वायरस भी एक नॉर्मल फ्लू के वायरस के जैसा ही है। हाँ, इसकी स्प्रेड करने की स्पीड बहुत अधिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इसकी जो है मोर्टेलिटी थोड़ी सी अधिक है, लेकिन ये भी फ्लू की तरह ही ट्रीट अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और ये जो हमने काढ़ा बताया जिसमें हमने सौंठ, काली मिर्च, पिपली का प्रयोग किया,
हमने हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुलैठी का प्रयोग किया, तुलसी, गिलोय का प्रयोग किया, लौंग, इलायची, दालचीनी का प्रयोग किया। तो ये सब जो मेडिसिन है ये प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन हैं। तो आप कम से कम आज डेफिनेटली एक शोध का विषय है कि कोरोना पे कितनी कारगर हैं, लेकिन एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन तो इनको बिल्कुल लिया जा सकता है और इनसे नुकसान की संभावना नहीं है। तो आप इस काढ़े को पीजिए। एंड सेकेंडली फिर आपको जो है, आपको बताया कि गर्म पानी आप पीते रहिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो है मुंह में लौंग चूसिए, काली मिर्च चूसिए। मैं पान के पत्ते में थोड़ा सा कत्था लगा करके जो है लौंग इलायची रख के चूसने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वायरस जो है ये जब अपने डिजीज की फॉर्म में आ जाए, पूरी इटियोपैथोजेनेसिस हो जाए, तभी आप इसको जो है ट्रीट कीजिए या इस पे अटैक कीजिए। आप जब ये मुंह में आपके एंट्री लेता है या नाक में आपके एंट्री लेता है, आप उसी समय डिजीज प्रोसेस शुरू होने से पहले ही इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इन सब गर्म मसालों के द्वारा। और ये बड़ी प्रूवन चीजें हैं। लेकिन आप कोई बात नहीं, आप हल्दी नमक के पानी की भाप लीजिए, आप हल्दी नमक के पानी से गरारे कीजिए। आप जो है, हमने नस्यम की बात की कि आप सरसों का तेल, पीपल का पत्ता, आम या आप जो है पान के पत्ते को भी लेकर के सरसों के तेल को पका लें, उस तेल को नाक में लगाएं। नाक में तेल लगाने से मैं कहता हूं फायदा क्या होगा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए नुकसान क्या हो जाएगा। एंड ये प्रूवन है, ये हमारे चरक संहिता में लिखा गया है कि जब कभी भी हमारी वायु दूषित हो और आप घर से बाहर जाएं तो उस दूषित वायु से बचने के लिए नाक में तेल लगा करके जाएं। तो ये जो है आज की कल्पनाएं नहीं है। और ये जो आज एक पेंडेमिक आया है, ये कोई आज ये सिचुएशन नहीं, ये हमारे आयुर्वेद में जनपदोध्वंस के नाम से पूरा एक अध्याय है। और उसमें पहला काम यही लिखा है कि आदमी अपने घर में जाए, सात्विक भोजन करे और सात्विक जीवन शैली अपना ले। देखिए, एक बात बहुत गौर करने वाली है कि हम देखें तो हमारे यहाँ जो है ये बीमारी, हम सौभाग्यशाली हैं कि सबसे बाद में जो है भारत अफेक्टेड हुआ, लेकिन यहाँ के मोर्टेलिटी रेट जो है अगर परसेंटेज वाइज देखें तो काफी कम है। और इसमें मेरा अपना मानना यह है कि आज सरकार चाहे हमें बताए ना बताए, लेकिन यहाँ का हर घर, हर व्यक्ति ये जानता है कि इस तरह की कंडीशन में उसको घर में चाय में अदरक डालनी है, काली मिर्च डालनी है, तुलसी डालनी है, दालचीनी डालनी है, इलायची डालनी है और वो सब भरपूर, और हल्दी वाला दूध पीना है, गर्म पानी पीना है, भाप लेनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर जो है हमें कम्युनिटी स्प्रेड देखने को नहीं मिल रहा है तो उसमें काफी कुछ जो है ये जो घर के नुस्खे हैं जो प्रूवन है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आज ये जो नुस्खे हैं ये हमारे दिए हुए नहीं है, ये हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों के। देखिए, च्यवनप्राश जो है वो एक रसायन औषधि है और हमारे शास्त्र में लिखा है कि कास श्वास रस चय विशेषण उपदेशते, यानी कि वो कंडीशन जहां पे कास हो, खांसी हो और श्वास हो, मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, वहां पे च्यवनप्राश का सेवन करें। और च्यवनप्राश जो है विटामिन सी रिच है। आंवला जो है उसमें संतरे की अपेक्षा 10 गुना अधिक विटामिन सी होता है। तो आज अमेरिका के अंदर वो पेशेंट्स को विटामिन सी दे रहे हैं। तो विटामिन सी जो है एक ऐसी चीज है जो पहले दिन से इम्यूनिटी बिल्ड करती है। अगर हमारे शास्त्रों में च्यवनप्राश लिखा गया है कि अगर ऐसी कंडीशन हो जहां पे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ानी हो, तो सबसे पहले उन्होंने कहा च्यवनप्राश खाइए। दोस्तों, कुल मिला जुलाकर बात इतनी सी है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। ये हमारे दिल से आप सबके लिए दुआ है। और इन कार्यक्रमों का या इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं आज की तारीख में या कभी भी हो सकती हैं और होती भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी स्मूथ नहीं होती, इतनी सीधे सरल रास्ते पर आगे नहीं बढ़ती। प्रॉब्लम्स आती हैं, चुनौतियां आती हैं, हमें उसमें से रास्ता बनाना है, निकलना है और इसीलिए अपने हौसले को बनाए रखना है, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है और मिलकर साथ आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं जैनेंद्र अब अनुमति लेता हूं और आपको छोड़े जाता हूं इस गीत के साथ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं
कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे
चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर